नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अकबर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर अन्य कोई आयोग के प्रश्न हो, वो सारे प्रश्न इस वीडियो सीरीज में कवर किए जा रहे हैं। इससे पहले मुगल वंश और फिर सल्तनत वंश और मध्यकाल से संबंधित अन्य जो टॉपिक हैं, वो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका कलानौर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं इसका कि हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, व्याख्या है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसी के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। मानसी मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1576 ईस्वी। ठीक है, व्याख्या पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये थे हकीम खान। यह 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 का प्रश्न है। व्याख्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम सूर। छठवां प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? बार बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हकीम खान सूर। सॉरी, ये डी पे लग गया, आंसर इसका बी है, हकीम खान सूर। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, सातवां प्रश्न है, एक मिनट, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ठीक है, किसके साम्राज्य को? अकबर के साम्राज्य को। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। आप लोगों को देखना है कि क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन में है 1557 में अकबर, फिर ए हो जाएगा यहाँ पे गोलकुंडा कह रहा है और बी लाहौर कह रहा है। तो देखते हैं आगे के विकल्प, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 1605 ईस्वी में अकबर और गोंडवाना और लाहौर। ए जो है वो गोंडवाना को प्रदर्शित कर रहा है और बी जो है वो लाहौर को प्रदर्शित कर रहा है। व्याख्या है कि उपयुक्त मानचित्र अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है एवं इसमें ए संकेत से गोंडवाना राज्य चिन्हित है जो कि अकबर के राज्य से बाहर था, एवं संकेत बी से लाहौर चिन्हित है। ठीक है, आठवां प्रश्न है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? तो वो था कछवाहों से। ठीक है, व्याख्या है कि अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर, कहा सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है, नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा कछवाहा। ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फायदा है। अगर आप लोगों को पॉलिटी से रिलेटेड या फिर मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे सॉल्व करना है तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सीरीज है ये। 10वां प्रश्न है किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया।
वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो आंसर हो जाएगा अदम खान। महामंगा के पुत्र अदम खान को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतका खान की हत्या कर दी थी। ठीक है। अदम खान कौन था? महामंगा का पुत्र था, और महामंगा कौन थी? उनकी संरक्षिका थी अकबर की। ठीक है। 12वां प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। ठीक है। 13वां प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। व्याख्या देखते हैं हम लोग। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भादरा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। 1579 ईस्वी ठीक है में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो आंसर हो जाएगा मंडला की रानी थी। ठीक है। एमपीपीसी का प्रश्न है ये। व्याख्या की 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान जबलपुर जिले के बीच में हुए युद्ध में वह पराजित हो गई। ठीक है। 15वां प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो आंसर हो जाएगा शहजादा सलीम के कारण हुई थी। झारखंड पीसी का प्रश्न है। व्याख्या है कि जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है। किसके इशारे से? सलीम के इशारे से। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ये सहायक नहीं है कि राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है। अकबर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रश्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना, किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था, यह गलत कथन था। ठीक है। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो ये मनसबदारी प्रथा भी थी, धार्मिक नीति भी थी, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये सभी थे। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सही है। व्याख्या देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक प्रश्न ध्यान से देखना है आप लोगों को, कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ये कब का प्रश्न है? 2011 53वीं से 55वीं का। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रबुद्ध निरंकुश। यहाँ आंसर है, सॉरी ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, आगे जो दो ऑप्शन है वो देखते हैं हम लोग, अकबर या औरंगजेब। तो आंसर है अकबर। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जा सकता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर की कितनी शादियां हुई थी मुझे तो नहीं आइडिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश स्वयं लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया था। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही पे वो बताना है कौन सा सही है। तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, तो ये सही है। दूसरा कथन है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक या दो दोनों सही है। यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, रिपीट कर सकता है फिर से। व्याख्या की बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, अतः दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अकबर का शासन किस लिए जाना जाता है? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। ये भी हो जाएगा। उसकी धार्मिक कट्टरता नहीं भाई, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। उत्तराखंड प्री 2003 का प्रश्न है। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु अपनी धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। इस प्रकार कथन 4 सही नहीं है, जबकि कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। 23वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन था भाई? तो आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। व्याख्या देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। किससे संबंधित था? वेतन एवं सैनिक संगठन से। ठीक है। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा इसका मनसबदारी पर आधारित थी। ठीक है, आगे व्याख्या पे चलते हैं हम लोग। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। क्या है कि साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये पूछ सकता है प्रश्न कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा दशमलव प्रणाली पर। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, दशमलव प्रणाली पर, दशमलव प्रणाली। ठीक है। 25वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। व्याख्या के दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। 26वां प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती, याद रखना। ये दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। ठीक है, खलीफा उमर के काल में वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती
राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। 3 लोगों के हाथ में आता जाता रहा दीवान का पद, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर। ठीक है। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामले एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 27वें प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ए अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी मंगोलिया और डी फारस। तो आंसर हो जाएगा सी मंगोलिया। ठीक है। ये ISB 1994 का प्रश्न है। व्याख्या है कि मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन तथा यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। 28वां प्रश्न है, यहाँ पे कथन और फिर कारण है। तो कथन देखते हैं पहले कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये सही है। फिर कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ISB 1999 का प्रश्न है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था। युद्ध में घोड़ों को आराम चाहिए, तभी तो वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे ना। पता चले कि घोड़ा थका हुआ है और उससे युद्ध में काम ले रहे, तो युद्ध में तो जीत भी नहीं हो पाएगी वैसे तो। ठीक है। तो घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 29वां प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर। DPSC का प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती खासरी की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। 30वां प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व। भू राजस्व। ठीक है। डी नहीं है, यहाँ पे बी लगाया आंसर, भू राजस्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखते पहले इसका। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। भू राजस्व के क्षेत्र में अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। क्या प्रारंभ किया? आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त का शासन के 24वें वर्ष में। पूछ सकता है कि अपने शासन के किस वर्ष में अकबर ने आईने दहसाला प्रारंभ किया? तो 24वें वर्ष में। और कौन सा ईयर था? तो आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी। आगे है, इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। 31वां प्रश्न, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दहसाला व्यवस्था। ठीक है। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, टोडरमल संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो मालगुजारी सुधार से संबंधित है। व्याख्या है कि अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 कितना 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था। याद रखना है, बहुत अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं आप सभी को। 33वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, तो ये गलत हो जाएगा भाई। कथन 2 है, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3 है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। आगे देखते हैं कोट इसका। कथन 4 है, राजा टोडरमल अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था। तो सेनापति नहीं थे। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। यहाँ पे दूसरा कथन क्या था देखते हैं कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, तो नहीं। देखते हैं आगे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तो 2 फैक्ट मिल गया हमें कि तानसेन को
उनका वास्तविक नाम क्या था? रामधनु पांडे। तो तानसेन को तानसेन की उपाधि किसने दी थी? यानी रामधनु पांडे को तानसेन की उपाधि ग्वालियर के या रीवा के राजा ने दी थी। और तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। या फिर क्वेश्चन उल्टा करके दे सकता है कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा मियाँ। ठीक है। राजा मानसिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। ठीक है, ये याद रखना है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति। अतः केवल कथन 3 सही है। तो 38वां प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा टोडरमल। व्याख्या है कि इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है और अकबर के द्वारा ही आईने रहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी, अतः इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 35वां प्रश्न है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने रहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा टोडरमल। ये प्रश्न कितने बार पूछ रहा है तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। व्याख्या है कि प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो पूछ सकता है, एक तो ये पूछता है कि हिंदुओं में कौन था जिसने इसे स्वीकार किया था दीन इलाही को? तो आंसर हो जाएगा बीरबल। और ये भी पूछ सकता है कि किन्होंने दीन इलाही का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन में कुछ कुछ दे देगा। ऑप्शन ए में कुछ नाम, बी में कुछ नाम और सी या फिर डी में दे देगा राजा भगवान दास और राजा मानसिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा भगवान दास और राजा मानसिंह। 1 मिनट में क्लीन कर दे रही हूँ, आप लोग फिर से देख लीजिए इस चीज को। बहुत अच्छा फैक्ट मिला आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कि राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने दीन इलाही का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो आंसर हो जाएगा अकबर। 38वां प्रश्न है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा अकबर। 39वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं व्याख्या कि अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। तो क्या हो जाएगा? मोहसिन फानी ने बोला है कि दीन इलाही एक धर्म था। तो बहुत अच्छा फैक्ट मिला है, ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग। मोहसिन फानी, ठीक है। तो किसने बोला है दीन इलाही को एक धर्म? मोहसिन फानी हो जाएगा आंसर। 40वां प्रश्न है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर है अकबर। आगे चलते हैं। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया और इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया। ये 79 और 89 जहाँ पे आता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है, माफी चाहते हैं इसके लिए। तो क्या यहाँ पे कि अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और फुलजले हेक ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। मतलब ये लोग कार्य करे तो वो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और इधर कोई व्यक्ति कार्य करे तो बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता का स्मारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ये था वह भवन। इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। व्याख्या है कि सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1550 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।
फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। यहाँ से जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अकबरी महल। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बिरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? आगरा के किले में। 44वां प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर है इसका हुमायूं का मकबरा। फारसी और भारतीय दोनों वास्तुकला शैली का उदाहरण है। व्याख्या देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ये भी पूछ देता है कि वास्तुकार कौन है, हुमायूं के कौन थे, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा मीरक मिर्जा गियास। ठीक है, यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फारसी या ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता दोहरा गुंबद है, जो सिकंदर लोदी के मकबरे में भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 45वां कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौन सा सुलह कुल? यह है अकबर। व्याख्या है कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46वां प्रश्न कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है। 47वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर। व्याख्या है कि 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। ठीक है। 48वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ये तो सही है। और कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। ये गलत है, ये विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। व्याख्या है कि अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 में आरंभ करवाया तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया। तो विरोधाभास है यहाँ पे। कोई पर्सी ब्राउन का कहना है कि दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, बल्कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसमें से आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। ठीक है। 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो ये अकबर है। व्याख्या है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हम लोग। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्याति शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। ठीक है। 51वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? आंसर है फतेहपुर सीकरी में। व्याख्या देखते हैं कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। यहाँ से प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बिरबल की कोठी आदि हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर है इसका पंचमहल। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। व्याख्या है कि अकबर ने अपनी नवी राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है।
ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? तो आंसर हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट है कि जहांगीर महल स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। व्याख्या है कि आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। ठीक है, किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा के किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। आगे देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। व्याख्या है कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है। कब? जब एग्जाम में प्रेशर रहता है। तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत करना इसी को तो कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देके पढ़ना है। आगे चलते हैं कि यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं कि 57वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर सम्राट के नाम है और इधर मकबरा है। तो बाबर का कहाँ है मकबरा? तो आंसर है काबुल। अकबर का सिकंदरा। ठीक है, शाहजहां का आगरा, जहांगीर का लाहौर। ए का 3 किस में है भाई? तो सी में। ठीक है, यहाँ पे बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये फिर वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ये तो मैं देख लिया, बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो आंसर हो जाएगा फैजी। व्याख्या है कि अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कलिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो अभी हमने पढ़ा था अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, 2-3 लोग मिलकर किए थे। 61वां प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रज़्मनामा हमने पढ़ा था यहाँ पे। महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद करवाया गया था। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या देखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। 62वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये रज़्मनामा कहलाता है। अगला प्रश्न, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो आंसर है महाभारत। फिर अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर 65वां प्रश्न, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो ये रिपीट किया है अब्दुल कादिर बदायूनी। यूपीपीसी 2015 का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। व्याख्या है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईनी अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? वो थे हरिविजय सूरी। व्याख्या है, हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्वता एवं चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी।
मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। क्या दिया गया था उपाधि? युग प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। ये यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है, पूछ रहा है बार बार, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आंसर हो जाएगा दसवंत और बसावन। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है। व्याख्या देखते हैं कि अकबर कालीन चित्रकारों के नाम में अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने आईने अकबरी में गिनाए हैं। इसमें है दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। ठीक है। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, आगे देखते हैं हम लोग। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत दुखद होता है किसी का आत्महत्या कर लेना इस तरह से। आगे है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन थे? तो ये है अकबर। व्याख्या है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य हो कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो आंसर है अबुल फजल। इसमें मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। 73वां प्रश्न है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच। ये झारखंड पीसीएस 2003 का प्रश्न है। व्याख्या कि रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया। आगे है 74वां प्रश्न कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये पहले जजिया की समाप्ति हुई, फिर इबादत खाने का निर्माण हुआ, फिर महजर पर हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद दीन इलाही की स्थापना हुई। काल देखते हैं हम लोग। जजिया की समाप्ति 1564 में हुई। तो यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं। जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में की गई। उसने फतेहपुर सीकरी एवं 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1569 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही दैवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। ठीक है। आगे है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला? तो आंसर हो जाएगा 1576 में। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न। व्याख्या देखते हैं कि 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। ठीक है, सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद कौन बैठा? दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 75 प्रश्न थे अकबर से रिलेटेड। ये हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जहांगीर है। तो अगले वीडियो में हम लोग जहांगीर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।